सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट्स। बोलो हाँ। यस सर। यस। कल मैंने आप लोगों को सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट्स पढ़ा दिया था, और सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट्स के अंदर कुछ नाम आए थे। मैं जरा सा उनको रिकैप करके फिर आगे बढ़ूंगा। सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट्स के अंदर एक नाम आया था इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब कि पी ए पी बी पी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी होने की सेम है। आइए, बल्कि उस पेज को अपन खोल भी सकते हैं, यहाँ पर सब रहता है। ये रहा, ये देखिए, कल जो मैंने पढ़ाया था, पहला शब्द आया था इक्वली लाइकली, दिख रहा होगा आप लोगों को। दूसरा शब्द आया था एग्जॉस्टिव, दिखाई पड़ रहा है जो कल लिखा था मैंने? यस सर। हाँ। तो पहला शब्द हल्का सा 1 मिनट में रिकैप करने में लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पहला शब्द आया था इक्वली लाइकली। अगर कोई बोले ए बी सी इक्वली लाइकली हैं, तो इसका मतलब है पी ए पी बी पी सी तीनों बराबर है। दूसरा शब्द आया था एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि तीनों ने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस भर लिया है, सैंपल स्पेस में जगह नहीं बची है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 हो गई। उसका बाद एक शब्द आया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक शब्द आया था पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों को मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है तीनों एक साथ नहीं हो सकते, जबकि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकते, तो तीनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तो अगर चीज़ें पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगी ही होंगी। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये मैंने कल समझा दिया था। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट के 3 शब्दों पर आ गए थे। जो इंडिपेंडेंट के 3 शब्द हैं उन पर ध्यान दें। एक शब्द है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक शब्द है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, और एक शब्द है इंडिपेंडेंट। देखो, शब्दों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आई जेई में जो भी सवाल आएगा वो इन शब्दों को लेकर आएगा, तो आपको इन शब्दों का मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट की जो परिभाषा यहाँ पर, हाँ मैं कल एक्चुअली समय कम हो गया था इसलिए मैंने कल बोला नहीं। देखो, जैसे अपन इंडिपेंडेंट की जो परिभाषा है ना, कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, अगर ए के होने या ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, और बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। ये अपन ने इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कल दो, अरे एक इसका अनिकेत कुमार, माइक म्यूट करो। हाँ बोल, सब बच्चे माइक म्यूट रखें। हाँ, सब बच्चे माइक म्यूट रखें। अनिकेत माइक म्यूट करो, वरना फालतू मुझे क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा तुमको। हाँ, ये CR7 भी एक बच्चा है। हाँ, अच्छा अब मेरी बात सुनो। माने, अच्छा मान गया। अब सुनो ध्यान से, शब्दों पर ध्यान दे। अच्छा, एक बात और, जो काम की बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको अब थोड़ा सुनना है। इंडिपेंडेंट इवेंट को वैसे नहीं सोचना है जैसे आप दो इवेंट के लिए सोचते थे, कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए के होने या ना होने से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी के होने या ना होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक्चुअली ये जो फिलोसफिकल परिभाषा है इंडिपेंडेंट इवेंट की, या ये समझने वाली जो परिभाषा है इंडिपेंडेंट इवेंट की, ये दो इवेंट तक ही रखें आप। इसके आगे फिर मैथमेटिक्स पर आ जाएं, और दो इवेंट के लिए भी आप मैथमेटिकल परिभाषा पर ध्यान दें। जो मैथमेटिक्स की परिभाषा उस पर ध्यान दें। मैथमेटिकल परिभाषा कल भी मैं बगल में लिखा भी है, मैथमेटिकल परिभाषा। ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल ध्यान दें। वो वाली जो थ्योरी है कि ए के होने ना होने से बी पर फर्क ना पड़े, बी के होने ना होने से ए पर फर्क ना पड़े, ये थ्योरी दो इवेंट तक ही लिमिटेड है एक्चुअली। और ये बहुत छोटी थ्योरी है एक्चुअली, शुरुआत में बच्चों को समझाने के लिए, हाँ बेटा मान जाए, ऐसा ही होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इवेंट की रियल थ्योरी है वो ऐसे समझनी है, उसकी मैथमेटिकल पार्ट समझना है, कि दो इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इनफैक्ट कोई अगर आपसे पूछे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो यही डेफिनेशन बोलनी चाहिए कि टू इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। फिर बाद में अगर उसको ना समझ में आए तो फिर समझा दें ए के होने ना होने से, क्योंकि ये होने ना होने की परिभाषा दो इवेंट तक तो काम करेगी, लेकिन 3 4 5 इवेंट पर काम नहीं करेगी। और फिर 3 4 5 इवेंट में शब्द बहुत हो जाएंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, और केवल इंडिपेंडेंट।
अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब है तीन के तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट है। अब ये एक साथ इंडिपेंडेंट के समझने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, ध्यान रखेंगे मैथमेटिकल मतलब इसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, म्यूचुअली तीनों एक साथ। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट यानी हर जोड़ा इंडिपेंडेंट है, तो ए बी का जोड़ा इंडिपेंडेंट, बी सी का जोड़ा इंडिपेंडेंट, सी ए का जोड़ा इंडिपेंडेंट। और जब एक आखिरी शब्द इंडिपेंडेंट, ना मैंने म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोला ना मैंने पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोला, मैंने बोला भैया आज़ाद हैं, तो हर तरीके से आज़ाद हैं। तो इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी है। इसलिए अगर आप इंडिपेंडेंट की चारों कंडीशन को देखें जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन भी आ रही है और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की कंडीशन भी आ रही है। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट की वो जो डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी ए के होने ना होने से बी पर फर्क ना पड़े, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देनी है, उसको दिमाग में एक छोटे स्तर पर रखना है। बाकी रियल डेफिनेशन मैथमेटिक्स ट्रू है। बस दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाए। ये मैंने कल सेट थ्योरी फॉर 3 इवेंट्स में कल कवर कर लिया था। आइए कुछ सवाल लें और फिर हम काम को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस। अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, टेक 2 मिनट्स। आइए इस क्वेश्चन को मिलजुल के लगाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आईटी में आया हुआ सवाल है, बहुत इजी है। ए बी सी इन ऑर्डर का मतलब है गेम की शुरुआत ए करेगा, ए फिर बी फिर सी, इन दिस गिवन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ए बी सी इन ऑर्डर, ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड यानी कितने पत्ते हुए? 52 पत्ते हो गए। तो पैक ऑफ कार्ड का मतलब हो गया 52 कार्ड्स। रिप्लेसिंग देम यानी कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया, यानी हर बार जब भी कार्ड निकाला जाता है तो पूरे 52 पत्ते होते हैं। द फर्स्ट वन ड्रॉ स्पेड, कितने स्पेड के पत्ते होंगे? 13 स्पेड के पत्ते होंगे। अब जब कार्ड निकाल के वापस रख देते हैं, यानी किसी भी टर्न पे स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी 1/4 ही होगी, और किसी भी टर्न पे स्पेड ना निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 ही होगी। क्योंकि हर बार कार्ड देख के वापस रख दे रहे हैं, तो पैक ऑफ कार्ड हमेशा सेम आ जाएगा। पैक ऑफ कार्ड अगर हमेशा सेम आ जाएगा तो इसका मतलब स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। तो स्पेड किसी भी टर्न पे स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और स्पेड ना निकलने की प्रोबेबिलिटी अपनी 3/4 है। आइए, जो सबसे पहले स्पेड निकालता है वो जीता हुआ माना जाएगा। तो आइए देखें, ए स्पेड निकाले, कैसे कैसे निकाल सकता है? या तो ए पहली बार में स्पेड निकाल दे, या ए पहली बार में स्पेड ना निकाले, फिर बी ना निकाले, फिर सी ना निकाले, फिर ए निकाल दे। देखो, ए को दोबारा मौका कब मिलेगा? जब बी ना निकाले, सी ना निकाले, फिर ए अपनी टर्म में निकाल दे। या ऐसे 2 गेम हो जाएं, ए ना निकाले, बी ना निकाले, सी ना निकाले, फिर ए ना निकाले, बी ना निकाले, सी ना निकाले, फिर ए निकाल दे। या 3 राउंड हो जाएं, ए ना निकाले, बी ना निकाले, सी ना निकाले के 3 राउंड हो जाएं और फिर ए निकाल दे, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखो, ये गेम पूरा इन्फिनिटी तक चल सकता है। क्यों चल सकता है ये गेम पूरा इन्फिनिटी तक? ये गेम इन्फिनिटी तक इसलिए चल सकता है क्योंकि पैक ऑफ कार्ड में कार्ड कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आप कार्ड देखते हैं, वापस रख देते हैं। तो ये हो गई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो कि एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ए डैश बी डैश सी डैश। तो ये आ जाएगा, ए पहली बार में निकाल दे, अपॉन 1 माइनस न ए निकाले, न बी निकाले, न सी निकाले। ये हो गई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पीसी, अब देखो, या तो गेम में ए जीतेगा, या गेम में बी जीतेगा, या गेम में सी जीतेगा। तो तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आइए बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालें। देखो, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सुनो ध्यान से। या तो ए ना निकाले फिर बी निकाले। देखो, बी को पहला मौका कब मिलेगा? बी को पहला मौका तब मिलेगा जब ए ना निकाले और बी निकाल दे। बी को मौका, भैया बी को हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ए का ना निकले, तभी बी को मौका मिलेगा। या ए ना निकाले, बी ना निकाले, सी ना निकाले,
फिर ए ना निकाले बी निकाल ले, या ए ना निकाले बी ना निकाले सी ना निकाले कि 2 राउंड हो जाएं और फिर ए ना निकाले बी निकाल ले एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। इस इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ए डैश बी डैश सी डैश। ये देखिए ए डैश बी कितना हो जाएगा, ए का ना निकले इंटू बी का निकले अपॉन 1 माइनस 3/4 3/4 3/4। कैलकुलेट कर लेंगे पीबी मिल जाएगा। ऐसे अगर आप पॉजिटिव वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक तो पीसी निकालने का तरीका क्या है, 1 में से पीए पीबी को घटा दो, 1 में से पीए पीबी को घटा दो। पीसी निकालने का तरीका 1 माइनस पीए प्लस पीबी। और एक आप पॉजिटिव पर सी डैश होगा कहाँ पर सर, नीचे में पीबी के नीचे में डिनोमिनेटर में। हाँ अरे तो प्रिंटिंग एरर है। हाँ यहाँ पर ना, हाँ बिल्कुल सी ना निकाले सी डैश ही आएगा बिल्कुल। ऐसे अगर अपन पीसी की बात करें, यानी आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो भैया सी का मौका कब मिलेगा, सी तो हर बार मनाएगा भगवान से कि भगवान ना ए का निकले ना बी का निकले। हर कॉम्पिटिटर जो है दुश्मन है। तो ए ना निकले बी ना निकले सी निकल जाए, या ए ना निकले बी ना निकले सी ना निकले के एक राउंड हो जाए, फिर ए ना निकले बी ना निकले सी निकल जाए, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा वही फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ए डैश बी डैश सी डैश, जो कि आ जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ये आ गया। हाँ सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ सिंह म्यूट करो अपने आप को। सर एक डाउट है। हाँ एक मिनट रुको, मैं एक मज़ेदार और अच्छी चीज़ बताता हूँ, पहले उसको देखो ध्यान से। अगर तुम देखो, बहुत ध्यान से अगर तुम देखो, तो अगर पीए की निकलने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो देखो जो पीबी के निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 ऑफ पीए के निकलने की प्रोबेबिलिटी है, और जो पीसी की निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 इंटू 3/4 इंटू पीए है। यानी इस चीज़ को आप 3/4 ऑफ पीबी भी लिख सकते हो। इसका मतलब जब भी कोई गेम शुरू होता है, तो जो प्लेयर स्टार्ट करता है गेम को, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ये समझो आप, जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे तो हर एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी गिरती जाएगी। गेम में जो प्लेयर जितनी देर से आएगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द गेम पी ए कर रहा है, तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी बी विल बी ग्रेटर देन पी सी। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पी ए पी बी पी सी पी डी जितने भी प्लेयर्स होंगे उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी खुद जीपी बनाएगी। देखो पी बी किसके बराबर है, 3/4 ऑफ पी ए, पी सी किसके बराबर है, 3/4 ऑफ पी बी। तो ये जीपी बना रही। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे, कोई बच्चा पूछ रहा था। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, कोई भी डाउट है पूछिए। सर कोई जरूरी है कि सर यही चालू करेगा गेम को? हाँ इस केस में जरूरी है कि ये प्रश्न में लिखा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी इन ऑर्डर, यानी इसी क्रम में, यानी पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। वैसे अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आती कि ना दिया गया हो, लेकिन यहाँ प्रश्न के अंदर साफ सुथरा दिया गया है कि भाई साहब ए फिर बी फिर सी इन ऑर्डर दिए गए क्रम में। हिंदी में लिखा होता तो बहुत अच्छा लिखा होता है, ए बी सी दिए गए क्रम में, तो इसी क्रम में। और कोई डाउट किसी बच्चे को? सर अगर रिप्लेस ना किए तो फिर तो ये फाइनाइट जीपी बन हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर इसके अंदर बेटे रिप्लेस नहीं करोगे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर अपन मैनुअली नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 52 जैसे ही 52वां कार्ड निकले, 52वां कार्ड क्या, जैसे ही समझ लिए 13 स्पेड के पत्ते हैं, तो 52 में से 13 घटा दीजिए, 39 बच गए। तो 39 पत्तों के बाद ये रिश्ता राशि, 39 पत्तों के बाद जिसका भी मौका पड़ेगा उसका स्पेड ही निकलेगा, क्योंकि केवल स्पेड ही पत्ते बचेंगे। तो उस केस में मैनुअली कैलकुलेट करने में बहुत लंबी चौड़ी जीपी बन जाएगी और बहुत एम्बिग्यूअस सी जीपी बनेगी, है ना। तो उसमें कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगी, इसीलिए इसके अंदर विद रिप्लेसमेंट पूछा गया है। ये समझ में आया आपको?
सर हाँ। तो अगर एबीसी अगर ऑर्डर में नहीं दिया होता तो उसमें 3 केसेस बनते ना, नहीं, और एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में हमेशा अगर एक से ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व हैं तो सवाल में हमेशा दे रखा होगा कि कैसे करना है। आमतौर पर ऐसा मतलब ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम और ये सब आईटी नहीं पूछती। आईटी के सवाल बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, कंसेप्ट को चेक करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि आप ये सब सोचते रहें कौन शुरू करे कौन ख़त्म करे। ओके, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है सब बच्चों को? बोलो हाँ। यस, Yes, एक sir. और क्वेश्चन लेंगे और फिर नई थ्योरी शुरू करेंगे। एक और क्वेश्चन, हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यस, ये आ गया है एक और बहुत अच्छा सवाल आपकी आंखों के सामने। चलिए अटेम्प्ट करिए सवाल को। चलिए अटेम्प्ट कर लिया होगा तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखेंगे सवाल को। देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11th। क्लास 11th में 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं। एंड 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट, और क्लास 12th है और 12th के अंदर 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ईच क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स। हर क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं। तो आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 आगे बोलता है द ऑड्स इन फेवर ऑफ चूजिंग क्लास 11। ऑड्स इन फेवर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग क्लास 11 कितनी हो जाएगी? 2/5। कल ही समझाया था। ऑड्स इन फेवर का मतलब है फेवरेबल डिवाइडेड बाय नॉन फेवरेबल। तो क्लास 11 चुनी जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग क्लास 12, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई। कोई एक क्लास रैंडमली चुना जाता है और उसमें से एक बच्चा रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा जो है ब्रिलियंट हो। तो बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी 11th चोजन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिलियंट गिवन क्लास 11 प्लस प्रोबेबिलिटी 12th चोजन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिलियंट गिवन क्लास 12। 11वीं चुने, उसमें से एक ब्रिलियंट बच्चा आ जाए। 12वीं चुने, उसमें से एक ब्रिलियंट बच्चा आ जाए। आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एडिशन मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 11वीं चुने जाए, उसमें से कोई एक बच्चा ब्रिलियंट चुन ले, या 12वीं चुने जाए और उसमें से कोई एक बच्चा ब्रिलियंट चुन ले। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? बोलिए हाँ। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेने जा रहा हूं। इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं कवर करूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। देखो, अब तक हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते चले आए हैं उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजी था। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक एलिमेंट। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स की मदद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। कितने ज्योमेट्रिक एलिमेंट होते हैं? 4 ही ज्योमेट्रिक एलिमेंट होते हैं। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड एंगल। ये 4 अलग अलग ज्योमेट्रिक एलिमेंट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब अपन ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब दैट इज ऐसा कुछ करेंगे, फेवरेबल लेंथ अपॉन
टोटल लेंथ, या यूज करेंगे फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, या यूज करेंगे फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या यूज करेंगे फेवरेबल एंगल अपॉन टोटल एंगल। जब आप प्रोबेबिलिटी को ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं, तो वह कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल एलिमेंट, ज्योमेट्रिक एलिमेंट 4 ही होते हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम या एंगल, बस, और कोई 5वां ज्योमेट्रिकल एलिमेंट नहीं होता। यही 4 ज्योमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं। तो यानी इनकी मदद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, कहने का मतलब अगर लेंथ की मदद से कैलकुलेट हो रही होगी तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो अभी भी वही रहेगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो लेंथ का अगर आप यूज कर रहे होंगे तो शायद प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। एरिया की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। वॉल्यूम की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर एंगल की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल एंगल अपॉन टोटल एंगल। द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, आपको ज्योमेट्रिकल एलिमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। आइए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पूरे टॉपिक को फिर स्लोली बिल्ड करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कहता है अ पॉइंट इज randomly selected inside a square. What is the probability that it lies outside its in circle? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक पॉइंट रैंडमली स्क्वायर के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। कंसिडर करते हैं कि स्क्वायर, साइड वाइड तो दे नहीं रखी है, तो लेट अस कंसिडर ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। तो साइड लेंथ ए का हम एक स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। जब हमने ए साइड लेंथ का स्क्वायर कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसके पहले अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ यूं समझो, अगर एक पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया जाए और अगर हम पॉइंट की नज़र से सोचें तो टोटल केस कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं भाई साहब। अच्छा, इसमें फेवरेबल केस भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि कितना भी एरिया लें वो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। खैर, क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स का सहारा न लेते और डायरेक्टली करने की कोशिश करते तो शायद आप बड़े आराम से सोच पाएंगे कि योर फेवरेबल केसेस विल आल्सो गो इनफाइनाइट एंड योर टोटल केसेस विल आल्सो गो इनफाइनाइट, और आप उनकी वैल्यू भी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, खैर, इसका इन सर्किल बनाते हैं। तो मेरी ड्राइंग तो खैर बचपन से ही ठीक ठाक ही रही है। इत्तेफाक से सही बन गया। इन सर्किल जो बनेगा तो इन सर्किल का रेडियस क्लियरली a/2 आ जाएगा। आइए देखें, पॉइंट इज रैंडमली सेलेक्टेड इनसाइड अ स्क्वायर। पॉइंट अगर स्क्वायर के अंदर सेलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट लाइज आउटसाइड सर्किल, इट्स इन सर्किल। तो फेवरेबल एरिया ये वाला है, ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये फेवरेबल एरिया है। क्या संभावना है कि वो इस ग्रीन शेडेड एरिया में लाई करे? यही हमसे पूछा जा रहा है। 1 - π/4। बस मेरे बच्चे, बस क्या संभावना है कि वो इस ग्रीन शेडेड एरिया में लाई करे? तो वापस से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल एरिया, प्रोबेबिलिटी गलत लिख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी आउटसाइड इन सर्किल, आसान सा है शुरुआत का, शायद आपने मन में कर भी लिया होगा, विल बी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया वो है जहां पॉइंट चुना जा रहा है, तो ए स्क्वायर, इतने में कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं। फेवरेबल एरिया हो जाएगा, सर्किल का एरिया घटा देते हैं इसमें से,
तो ए स्क्वायर माइनस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए बाई 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस पाई बाय 4 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक ए स्क्वायर अगर इस स्क्वायर के अंदर पॉइंट चुने तो वो उसके इन सर्किल के बाहर लाई करे। द प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पाई बाय 4। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा दम नहीं होता, लेकिन एक बार टॉपिक मन के अंदर आ जाना चाहिए। आओ आपके लिए क्वेश्चन दूं एक। आइए एक सवाल आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। यस, सवाल दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? बोलिए हाँ। यस सर। वेरी गुड। अटेम्प्ट करिए, कट से करके बताइए जरा, अटेम्प्ट करिए। आसान सा सवाल है, सवाल अटेम्प्ट कर लिया होगा। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पर एक बार जानने की बात होती है, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं और आपके मेंटल लेवल के सामने ज़्यादा दम नहीं है इनमें। 2 पॉइंट्स आर पिक्ड एट रैंडम ऑन अ यूनिट सर्किल। तो एक यूनिट सर्किल दिया गया है ऐसा, तो 2 पॉइंट्स आर पिक्ड एट रैंडम ऑन अ यूनिट सर्किल। लवनीत माइक म्यूट करो, है ना। यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल मतलब रेडियस यूनिटी। द प्रोबेबिलिटी द कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट है एटलीस्ट लेंथ 1। इस सर्किल का रेडियस भी 1 है। तो अगर एक पॉइंट हम यहां कहीं ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो कम से कम लेंथ 1 होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ए से 1 यूनिट लेंथ पर यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और ए से 1 यूनिट लेंथ पर यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब आप ये समझिए ध्यान से कि अगर मैं यहां पर कोई भी पॉइंट लूं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बी कह देता हूं और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए सी कह देता हूं, तो अगर मैं यहां कोई भी पॉइंट लूं इस बीसी कॉर्ड पर, ये जो बीसी सेगमेंट पर अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, आप कोई भी पॉइंट ए डैश फॉर एनी पॉइंट ए डैश ऑन बीसी सेगमेंट, बीसी मेजर सेगमेंट बड़े वाले पर, फॉर एनी पॉइंट ए डैश ऑन बीसी मेजर सेगमेंट द ए डैश विल बी ग्रेटर देन 1। क्योंकि ग्रेटर देन 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 यूनिट की दूरी पर दोनों ओर हमने बी और सी को मार्क कर लिया। 1 यूनिट की दूरी पर हमने बी को मार्क किया और 1 यूनिट की दूरी पर हमने सी को मार्क किया। तो 1 यूनिट की दूरी पर हमने बी और सी को मार्क कर लिया। अब उसके इधर और इधर जितने भी पॉइंट हैं तो दूरी बड़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी, आइए ब्लैक पेंसिल की अच्छा लगता है, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश ग्रेटर देन 1, फेवरेबल लेंथ क्या हो जाएगी? फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। एंगल से भी कर सकते हैं, लेंथ से भी कर सकते हैं। फेवरेबल लेंथ क्या हो जाएगी? फेवरेबल लेंथ हो जाएगी मेजर आर्क बीसी और टोटल लेंथ हो जाएगी टोटल सरकमफ्रेंस। क्योंकि ए पॉइंट चुन लेने के बाद ए डैश पॉइंट पूरे सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी ले सकते हैं। तो टोटल सरकमफ्रेंस की बात करें तो टोटल सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर आ जाएगा और आर की वैल्यू 1 है यहाँ पर। आइए यहाँ पर अगर इसको यहाँ जोड़ दें और ये जोड़ दें तो देखो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सर्किल का रेडियस 1 है। तो ये इतना सा फेवरेबल एंगल कि अगर आप बात करें तो 120 डिग्री चला गया तो 240 डिग्री है। तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। 360 डिग्री की लेंथ 2 पाई आर 2 पाई होगी, तो 240 डिग्री की लेंथ 2 पाई अपॉन 360 इंटू 240। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 240 और यहाँ पर 360 इंटू, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए हाँ। यस। अरे बोलिए हाँ। यस सर। आइए लेवल बढ़ाएं। यस। आपके जीवन से जुड़ा हुआ क्या है यहाँ पे?
ए डैश, अगर कोई भी पॉइंट ए डैश तुम लेते हो बीसी सेगमेंट पर, कोई भी पॉइंट ए डैश इज एनी पॉइंट ऑन बीसी सेगमेंट, तो ए तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, तो ए डैश तुम कहीं पर भी बीसी सेगमेंट पर लेते हो तो जो ए डैश आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि आपने बी और सी पॉइंट 1 यूनिट की दूरी पर मार्क कर लिए हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। तो फेवरेबल लेंथ में मेजर आर्क बीसी का लेंथ कैसे किया आपने? ये रहा ना बेटे, देखो देखो इधर देखो, ए से 1 यूनिट की दूरी पर ऊपर बी मार्क करा, बोलो हाँ। यस सर। ए से 1 यूनिट की दूरी पर नीचे सी मार्क करा, बोलो हाँ। यस सर। अब इधर उंगलियों को देखो, बी और सी मार्क कर लिए हैं आपने, जो कि 1 यूनिट की दूरी पर है, बोलो हाँ। यस सर। तो इसके आगे कहीं भी जाओगे तो ए से दूरी तो 1 यूनिट से बड़ी हो जाएगी ना। हाँ यस यही तो हम चाहते हैं कि 1 यूनिट से बड़ी दूरी हो। यस क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? यस सर। आइए आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए एक क्वेश्चन करवाऊं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशन पर बेस्ड और आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। आजकल ये आईआईटी में तो नहीं आया था, लेकिन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के टेस्ट में आया था। देखें आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं, और फिर मैं करके बताऊंगा। सब बच्चे अटेम्प्ट करें। ये रहा सवाल और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 मिनट लगाइए। हाँ, अब सब बच्चे इधर देखेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और रियल लाइफ एप्लीकेशन पर है। मुलाकात होगी कि नहीं होगी? आजकल तो मुलाकात होना बिल्कुल 100% श्योर है। मोबाइल पर लगातार ट्रैक करते रहते हैं कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। ये पुराने समय का क्वेश्चन है। 2 लोग हैं, ए और बी, मिस्टर ए एंड मिस बी। दे डिसाइड टू मीट एट अ पर्टिकुलर प्लेस बिटवीन 2 PM एंड 3 PM with the understanding that they will wait for no longer more than 15 minutes। भाई ज़माना ख़राब है, जो भी पहले पहुंचेगा 15 मिनट वेट करेगा, और 15 मिनट में अगर दूसरा वाला आ गया तो ठीक है, वरना भाई साहब चला जाएगा। तो हमको पता लगाना है क्या संभावना है कि मीटिंग हो जाए, मुलाकात हो जाए। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, और फिर कैसे हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आईआईटी का नहीं आया था, लेकिन उसमें आया था। वो लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैथ्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही डीप क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए 2:x पर पहुंचता है। अगर मिस्टर ए 2:x पर पहुंचता है तो x की वैल्यू 0 से 60 कुछ भी हो सकती है। 2:01 पर, 2:02 पर, 2:03 पर, 2:3.5 पर, 2:√2 पर। तो 2 कितने भी मिनट पर मिस्टर एक्स पहुंच सकता है, जहां x की वैल्यू 0 60 कुछ भी हो सकती है। हम फिर एज्यूम करते हैं कि मिस्टर बी 2:y पर पहुंचते हैं, जहां पर फिर y की वैल्यू 0 60 कुछ भी हो सकती है। 2:√2 पर, 2:3 पर, 2:4 पर कितने बजे भी पहुंच सकते हैं। और इनकी मुलाकात तब होगी, मतलब फेवरेबल केस तब बनेगा जब x और y के डिफरेंस का मॉड 15 या 15 से छोटा हो। कोई भी पहले पहुंचे कोई भी बाद में पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके पहुंचने के बीच के जो डिफरेंस है वो 15 से छोटा हो। तो ये हमारा बन गया टोटल केस, और ये हमारा बन गया फेवरेबल केस। इस बार ये 2D में चला जाएगा। इधर देखेंगे सब बच्चे, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। यहां x को प्लॉट कर रहे हैं, y को प्लॉट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 से 60 तक कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 से 60 तक कुछ भी हो सकती है। अब इधर देखेंगे और समझेंगे। x और y के पहुंचने का हर समय, इसको हम एक पॉइंट, बस 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 मेरे बच्चे, मैं समझ गया, तुम्हारे सर के ऊपर से निकल रहा है। इधर ध्यान दो। x और y के पहुंचने का हर समय हम एक पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए x 2:15 पे पहुंचा a और b 2:16 पे पहुंचा, तो x, y 15, 16 हो गया। तो यहां पर इसके अंदर देखें कि एवरी पॉसिबल टाइम ऑफ कमिंग ऑफ a एंड b is represented by a point। मतलब 2:x पे पहुंचा, 2:y पे पहुंचा, तो x, y पॉइंट आ जाएगा। x भी 0:60 वेरी करता है, y भी 0:60 वेरी करता है, x भी 0:60, y भी 0:60, दोनों ही 0:60 वेरी करते हैं। तो उन दोनों के पहुंचने का हर संभव समय इस 2D ग्रिड में मौजूद है। बोलिए हाँ। और फेवरेबल केस तब बनेगा, अब यहां फेवरेबल को हम ब्लू से कर लेते हैं, ये टोटल केस बन गया। टोटल केस फेवरेबल केस तब बनेगा जब x माइनस वाई का मॉडुलस 15 से छोटा हो, यानी x माइनस वाई -15 से 15 के बीच में हो। तो दो लाइनें खींचिए, एक लाइन खींचेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 15, एक लाइन ये खींचेंगे, y0 पर x 15 आ जाएगा, x0 पर y -15 आ जाएगा। तो एक लाइन तो यूं बनेगी, गलत लिख दिया है, ये लाइन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 15। एक और लाइन बनेगी ऐसे, और ये 0,15, और ये लाइन बन गई ये -15, और इन दोनों के जो बीच का एरिया है ये मुलाकात हरा रीजन है जहां मुलाकात हो सकती है। इन दोनों के बीच में आप कभी भी होंगे तो ये हमारा फेवरेबल केस है। तो यहां पर x और y का जो डिफरेंस है, 2:x पर ए पहुंचा, 2:y पर बी पहुंचे, तो यहां पर जो x और y का डिफरेंस है वो 15 या 15 से छोटा होगा। क्या ये पूरा डायग्राम समझ में आया? बोलिए हाँ। हाँ सर। तो उनके मुलाकात होने की संभावना है फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया 60 × 60। फेवरेबल एरिया आप क्या करें, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये दो रेक्टेंगल घटा दें, तो 60 × 60 -2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जी, ये लेंथ इतनी सी 45 हो जाएगी, ये लेंथ इतनी सी 45 हो जाएगी, स्लोप 1 है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 चौको 60, तो 4 स्क्वायर, 15 तियाँ 45 अपॉन 4 स्क्वायर, तो 16 - 9 अपॉन 16, तो 16 में से 9 गए, कितना बचा? बहुत ही कम संभावना है, हाफ से भी कम संभावना है कि ऐसी स्थिति में मुलाकात हो। तो मुलाकात होने की संभावना है 7/16। ये पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन बोर्ड पर है, आपको जरा सा भी डाउट है तो पूछें। क्या समझ में आया ये? है ना? कैसे अपन ने उस बात को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। ये होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। फेवरेबल एक बच्चा पूछ रहा है, फेवरेबल तब होगा जब x और y का डिफरेंस 15 या 15 से छोटा हो जाए। ये कर्सर दिख रहा होगा, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 15 हो जाए, तब फेवरेबल हो जाएगा। हाँ बोलो। 45 को हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किए? अरे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे पूरे एरिया में से दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले घटा दो तो बीच का एरिया आ गया, हरा पोर्शन। यस सर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस सर। ये रेडिंग से जो लिखे हैं ये क्या है? रेडिंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 60 बाई 60 का जो स्क्वायर बनाया है
उसके अंदर ए और बी के पहुंचने का हर संभव समय मौजूद है, क्योंकि ए अगर 2:x पे पहुंचता है, बी 2:y पे पहुंचता है, तो दोनों के पहुंचने का समय आप एक बिंदु x, y द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर x, y पूरा हर पॉइंट आ जाएगा। x0 60 वेरी कर रहा है, y0 60 वेरी कर रहा है, तो टोटल एरिया। यही मैंने लिखा है कि एवरी पॉसिबल टाइम ऑफ कमिंग ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। क्लियर हुआ? बोलिए हाँ। यस सर। ठीक है, क्या ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ओके, आइए एक और कंसेप्ट अब आपको समझाएं, पढ़ाएं, ध्यान देंगे। अब मैं एक और कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का, बस 2 कंसेप्ट बचे हैं, चैप्टर ओवर, कल ओवर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे, जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ऐसी 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। आइए एक और छोटा सा कंसेप्ट आज आप लोगों को समझाएं। इस कंसेप्ट को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल मतलब होगा गणितीय, और एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद। कुछ बच्चे इसको ऐसे लेते हैं, गणित से उम्मीद, फिर बोलते हैं गुरुजी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब गणित से उम्मीद नहीं है, इसका मतलब है गणितीय उम्मीद, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। आइए पहले मैं इसको समझाऊं, पहले आप इसका कंसेप्ट समझें, फिर हम सवाल पर आएंगे। ध्यान सुनिए, देखो ध्यान सुनना है। मान लो ए एंड बी 2 प्लेयर्स हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना है, और इन दोनों प्लेयर्स ने टोटल 10 मैच खेले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब ट्रायल मैचेस हैं, मतलब ऐसे ही वार्म अप मैचेस हैं, इन मैचेस का कोई मीनिंग नहीं है। ए और बी ने ऐसे ही 10 मैच खेले हैं, जिनमें से 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच ए ने जीते हैं और 4 मैच बी ने जीते हैं, ऐसे। और एक 11th मैच हो रहा है। 11th मैच में विनर गेट्स ₹10,000 एंड लूजर गेट्स नथिंग। अब तक 10 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन इन 10 मैचों का कोई मतलब नहीं है। जो 11th मैच है उसी पर सारा दारोमदार है। अब मेरी बात को सुनना, अब सुनिए। ये 10 मैच जो खेले गए हैं, ये ऐसी ट्रायल मैचेस थे, या एक्सपेरिमेंटल मैचेस थे, या यूँ कह लिए वार्म अप मैचेस थे, ऐसे ही ना, उनका कोई मीनिंग नहीं है। 11वां मैच खेला जा रहा है, सुनिए ध्यान से, और 11वां मैच खेला जा रहा है। जो भी 11वां मैच जीतेगा 10,000 रुपये लेके जाएगा, और हारने वाला कुछ नहीं। अगर 11वां मैच पूरा हो जाता है तो कौन जीता कौन हारा का फैसला हो जाएगा। अब कौन जीता कौन हारा का फैसला हो जाएगा, देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर ऊपर के डाटा को देखें तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। पर ऐसा नहीं कि बी नहीं जीत सकता, किस्मत, बी भी जीत सकता है। तो अगर जो भी जीतेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, हारने वाले को ठेंगा मिलेगा और गेम खत्म। लेकिन अगर किसी कारण से 11th मैच नहीं होता और फिर भी हम पूरा मनी दोनों प्लेयर्स में फेयर वे में बांटना चाहें, तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकता है? यही कहलाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब सुनना है ध्यान से। इफ ड्यू टू सम रीजन द मैच डज नॉट गेट कंप्लीटेड। देखो अगर मैच कंप्लीट हो जाएगा, कौन हारा कौन जीता इसका फैसला हो जाएगा, तो जीतने वाले को इनाम की राशि, हारने वाले को कुछ नहीं देकर विदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से मैच कंप्लीट नहीं होता है,
if due to some reason the match does not get completed, and then also we want to divide the total money among players in a fair way, then how much each player should get is known as his mathematical expectation. भाई किसी कारण से मैच कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम टोटल जो धनराशि है उसको प्लेयर्स के बीच में फेयर वे में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकते हैं? ध्यान रखना, फेयर वे में डिवाइड करना है, फेयर वे में, अनफेयर वे में नहीं, फेयर वे में डिवाइड करना है। तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकता है, उसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक बच्चा बोलता है सर उसको केवल एक्सपेक्टेशन ही कह देते, तो कुछ कभी कभी इसको एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उम्मीद मैथमेटिक्स की मदद से कैलकुलेट होती है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। केवल शब्द एक्सपेक्टेशन भी चल सकता है। ध्यान रखना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की बात तब आएगी जब किसी कारण से गेम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर गेम कंप्लीट हो गया, हारे हुए और जीते हुए का फैसला हो गया, तो काय बात की उम्मीद, जीता हुआ पूरा इनाम का ले जाएगा। उम्मीद की बात तब आती है जब किसी कारण से गेम कंप्लीट ना हुआ और फिर भी हम पूरा जो अमाउंट है वो प्लेयर्स के बीच में बांटना चाहते हैं फेयर वे में। तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकता है, वो कहलाएगा उसकी एक्सपेक्टेशन या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर फेयर वे में बांटना है तो जिसकी जीतने की उम्मीद ज़्यादा थी उसको ज़्यादा पैसा दो, और जिसकी जीतने की उम्मीद कम थी उसको कम पैसा दो। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन अपन कह सकते हैं, इधर देखिए, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन will be equal to amount into probability of winning। जैसे इस केस में अगर हम डिवाइड करना चाहें, हाँ आमतौर पर अमाउंट से रिलेट होता है, इस केस में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 6,000 रुपये मिस्टर ए को मिलने चाहिए और 4,000 रुपये मिस्टर बी को मिलने चाहिए। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी, थॉट। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की बात तभी आएगी जब किसी कारण से गेम कंप्लीट ना हो और जीत और हार का फैसला ना हो पाए। फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम टोटल पैसा प्लेयर्स में बांटना चाहते हैं फेयर वे में। तो हर प्लेयर कितने रुपए की उम्मीद कर सकता है, ये कहलाएगा उस प्लेयर की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। चूंकि हम पैसा फेयर वे में बांटना चाहते हैं, तो फेयर वे तो यही होगा यार कि जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा हो उसको ज़्यादा पैसे दो। यानी फेयर वे में क्या होगा कि हर प्लेयर को उसकी जीत की संभावना के हिसाब से पैसा मिलेगा, उसकी जीत की संभावना के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ए के जीतने की संभावना 0.6 है, तो ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। किसी भी प्लेयर की उम्मीद बराबर होगी टोटल अमाउंट इनटू उसके जीतने की संभावना। मुझे बताइए, क्या ये थ्योरी पूरी समझ में आई? बोलिए हाँ। यस सर। ओके, इस बार पहला मौका मैं आपको दूंगा सवाल करने का। चलो एक सवाल लाते हैं। हाँ आइए, एक क्वेश्चन लें। पहला मौका आपकी बार आपको, देखें कि आप कुछ थ्योरी में खुद से कर सकते। ये लीजिए, ये रहा सवाल आपकी आंखों के सामने, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। लगाइए, 2 मिनट लगाइए और सवाल करिए। चलो, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और सवाल बहुत अच्छा है और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल में एक अंडरस्टैंडिंग है और इस सवाल में जीवन से जुड़ी हुई एक सीख भी है। सवाल भी मैं करूंगा और सीख के बारे में बताऊंगा। 2 players of equal skill,
दो प्लेयर ए और बी बराबर हैं, यानी किसी भी गेम में ए जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ। इक्वल स्किल या हाईलाइट, अरे यार ये क्या है, हाईलाइट कर देते हैं इक्वल स्किल। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। दे लीव ऑफ प्लेइंग अ गेम ड्यू टू सम फोर्स मेजर कंडीशन, किसी कंडीशन की वजह से। व्हेन ए नीडेड 3 पॉइंट्स टू विन, ए नीडेड, ध्यान देना, ए नीडेड 3 पॉइंट्स टू विन and B needed 2 points to win. A needed 3 points to win and B needed 2 points to win. ध्यान रखना, A और B इक्वल स्किल के जरूर हैं, लेकिन इस समय उनकी स्थिति इक्वल नहीं है। A को 3 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए और B को महज 2 ही पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। आओ उनकी जीत की संभावना निकालें। सोचो कैसे कैसे ए जीत सकता है। सोचो अगर ए को जीतना है तो भाई साहब इससे पहले मिस्टर बी 2 गेम जीतें, ए को 3 गेम जीतना है। ये यूं समझिए कि मैक्सिमम ए कितने गेम हार सकता है, 1। मिस्टर ए केवल 1 गेम हारना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिस्टर ए 2 गेम हारे तो बी जीत गया। ए और बी इक्वल स्किल के जरूर हैं, लेकिन इस समय उनकी परिस्थितियां इक्वल नहीं हैं। स्किल अलग चीज़ है और अभी परिस्थिति अलग चीज़ है। आओ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखें ए कैसे कैसे जीतेगा। या तो ए लगातार 3 गेम जीत जाए, या 1 गेम बी जीत जाए, फिर ए लगातार 3 गेम जीत जाए, या पहला गेम ए जीते फिर बी जीते, फिर ए लगातार 2 गेम जीत जाए, या ए जीते फिर बी जीते फिर ए जीत जाए। बस ये 4 ही तरीके से मिस्टर ए जीत सकते हैं, 4 तरीके से। या तो वो लगातार 3 गेम जीत जाए, या अगर हारे भी या बी जीते तो ज़्यादा 1 गेम जीते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो गई, क्योंकि हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 1/16, तो हो गया 2 3 4 5 5/16। तो इस पर ए और बी इक्वल स्किल के हैं, लेकिन परिस्थिति समान नहीं है। तो इस परिस्थिति में ए के जीतने की संभावना बहुत कम है, 5/16। तो यहां पर अगर मैं करना चाहूंगा तो एज शेयर 5/16 इंटू 16,000 5,000, तो 20 शेयर 11,000। इस क्वेश्चन के अंदर, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। इस क्वेश्चन के अंदर जीवन से जुड़ी हुई 2 सीखें हैं, वो दोनों सीख मैं हर बार बच्चों को बताता हूं। पहली सीख, आपकी स्किल परिस्थिति पर निर्भर करती है। आपकी सक्सेस आपकी स्किल पर कम और परिस्थिति पर ज़्यादा। ए और बी इक्वल स्किल हैं, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें ए की जीतने की संभावना देखिए बहुत कम है, 5/16, और बी के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 11/16। ये पहली सीख है। इसलिए हमेशा जब समय रहे तो समझपूर्वक काम करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ में परिस्थिति को भी समझना चाहिए। हो सकता है आप और आपका जो कॉम्पिटिटर है, दूसरा बच्चा है, वो बराबर स्किल्ड हो, लेकिन परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंडीशन। ये पहली सीख है। दूसरी सीख इस क्वेश्चन के अंदर एक और है, ए और बी इक्वल स्किल है और ए और बी में अंतर केवल 1 पॉइंट का है, लेकिन पैसे में अंतर दुगने से भी ज्यादा, 5,000 और 11,000। यही अंतर उनकी लाइफ में क्रिएट होता है जब एक नंबर से कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और एक नंबर से कोई बच्चा रह जाता है। बराबर ही पढ़ते थे, बराबर ही करते थे,
लेकिन एक नंबर से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया तो आईआईटीएन कहलाएगा और उसका जीवन ये 11,000 रुपए की तरह होगा। और एक नंबर से एक बच्चा रह जाएगा, वही नॉन आईआईटीएन कहलाएगा जीवन भर के लिए। पूरे 2 साल घिसे, टाइम दिया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन नॉन आईआईटीएन। और नॉन आईआईटीएन होने के कारण उसका जीवन इस 5,000 की तरह। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल जो लाइफ लिविंग का डिफरेंस दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों सीखों को ध्यान रखना है। अच्छा जान दीजिए, ये बताइए क्वेश्चन पूरा समझ में आया सब बच्चों को? बोलिए हाँ। यस सर। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस कैसे लिखे ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, ए या तो लगातार तीनों गेम जीत जाए, बोलो हाँ, यस सर। या ए हारे तो ज्यादा एक गेम हारे, क्योंकि अगर ए 2 गेम हार गया तो बी 2 गेम जीत गया, और बी 2 गेम जीत गया तो बी जीत गया, बोलो हाँ। सर तो या तो ए लगातार तीनों गेम जीत जाए, या बी पहला गेम जीत जाए फिर ए तीनों जीत जाए। भाई ऐसा थोड़ी, बी भी तो मेहनत करेगा, बैठा थोड़ी रहेगा, कॉम्पिटिटर है वो। और कॉम्पिटिटर हमेशा मेहनत करता है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है। कॉम्पिटिटर हम उसी को कहते हैं जो हमारे बराबर दौड़ रहा हो। जो मेहनत ही नहीं कर रहा वो कभी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कॉम्पिटिटर हमेशा मेहनत करता है, ध्यान रखो। तो बी एक गेम जीत जाए फिर ए तीनों गेम जीत जाए, या पहला ए जीत जाए फिर बी जीत जाए फिर ए मेहनत करके दोनों जीत जाए, या दोनों ए जीते फिर बी मेहनत करके गेम जीते फिर ए जीत जाए। यही 4 ही तरीके हैं कि ए जीते। या तो लगातार 3 गेम जीत जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा ए 1 गेम हार सकता है, बस। 1 गेम ज़्यादा हारा तो हार गया। क्या ये समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड।